Lecture on Station Balance Sheet in Hindi by Shri Shashikant, Senior Instructor, Accounts. आज का हमारा विषय है स्टेशन बैलेंस शीट, स्टेशन तुलन पुत्र और स्टेशन बकाया यानी स्टेशन आउटस्टैंडिंग। तो जैसे कि हमें मालूम है, हम स्टेशन पर कोचिंग और गुड्स इस प्रकार दो बैलेंस शीट बनाते हैं, और जब बैलेंस शीट में पूरी मदों का लेखा जोखा कर दिया जाता है तो उनकी दोनों ही बाजुओं की टोटल ली जाती है। लेफ्ट साइड जिसको हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड जिसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो टोटल है ये निश्चित ही समान यानी एक जैसी होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा देखते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो बैलेंस है इनमें अंतर आता है। अब ये जो अंतर है इसी को हम स्टेशन बकाया यानी स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो अब अगर स्टेशन आउटस्टैंडिंग की परिभाषा करनी है तो आसान परिभाषा है, बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट बाजुओं में जो अंतर आता है इसे स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। समझ में आया? स्टेशन आउटस्टैंडिंग यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का जो अंतर है यह अंतर यानी स्टेशन आउटस्टैंडिंग। अब हमें ये देखना है यह अंतर आता कैसे है, क्यों आता है। तो सबसे पहले इसका कारण होता है जिसे हम पहला पॉइंट कहेंगे अग्रदाय धन या चल रोकड़। जैसे बुकिंग के दौरान खुले पैसे की आवश्यकता होती है और इन खुले पैसों की पूर्ति के लिए जब भी हमारा कोई स्टाफ किसी काउंटर पर बैठता है तो उसे कुछ चेंज दी जाती है, और साथ साथ स्टेशन मास्टर को स्टेशन पर होने वाली गतिविधियों के द्वारा अगर कोई खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो इस आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे अग्रदाय धन चल रोकड़ दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ट। तो ये इम्प्रेस्ट हर स्टेशन मास्टर के पास होता है, और जब इस इम्प्रेस्ट में से वो पैसे खर्च कर लेता है तो फिर से अकाउंट्स को वाउचर भेज के इम्प्रेस्ट की फिर से आपूर्ति की जाती है। तो इस तरह से जब भी ये इम्प्रेस्ट ख़त्म हो जाता है हम नया इम्प्रेस्ट प्रोक्यूर कर लेते हैं। तो ये जो पहला मद मैंने स्टेशन आउटस्टैंडिंग का कहा, इम्प्रेस्ट, ये तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो स्टेशन आउटस्टैंडिंग में पहला मद हमेशा ही रहेगा अग्रदाय धन या चल रोकड़, जिसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ट। और जब तक हमारा स्टेशन का बैलेंस शीट बनेगा तब तक हर महीने में क्लोजिंग बैलेंस वही नेक्स्ट महीने का ओपनिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस, इस तरह से अग्रदाय धन हमेशा के लिए हमारा स्टेशन बकाया रहेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। अब स्टेशन बकाया में जो दूसरा पॉइंट आता है हमेशा वो है रोकड़िया नामे, जिसको हम कहते हैं कैशियर्स डेबिट। जैसे स्टेशन पर जो राशि जमा होती है उसे हमें नकदी प्रेषण नोट द्वारा खजांची को भेजना होता है। अब जब हम ये खजांची को नकदी प्रेषण द्वारा पैसे भेजते हैं तब इसे हम इस आधार पर हमारे डेबिट साइड में लिख देते हैं। लेकिन जब कभी हम रोकड़िया को पैसे भेजते हैं तब किसी कारणवश यानी जैसे कोई नोट नकली निकल जाना या हमारे गिनती में कोई गलत हो जाना या कुछ नोट इतनी फटी इतनी ख़राब है कि जिसे रोकड़िया से लेने से इनकार कर देना,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारा नकदी प्रेषण में अमाउंट लिखा हुआ है उतना अमाउंट का रिसिप्ट हमें कैशियर से नहीं मिलेगा। कारण कभी नोट नकली है या कभी फटी हुई है, तो ये जो अंतर आ जाएगा ये हमारे बैलेंस शीट में हमेशा दिखेगा। तो इसे हम कहते हैं रोकड़िया नामे। तो रोकड़िया नामे कैसे उत्पन्न होता है, समझ में आ गया ना। जो हम प्रेषण नोट के साथ पैसा भेजते हैं कैशियर के पास, वो अगर खराब नकली आता है तो रोकड़िया नामे उत्पन्न हो जाता है। अब तीसरा मद है लेखा कार्यालय का नामे, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स ऑफिस डेबिट। अब ये कैसे आता है, हर माह में जितने भी वाउचर दस्तावेज विवरणियाँ हम बनाते हैं वो सभी जांच के लिए लेखा कार्यालय को भेजते हैं और लेखा कार्यालय में इसकी 100% जांच की जाती है। अगर लेखा कार्यालय में इन वाउचरों के जांच के दरमियान कोई त्रुटि आ जाती है तो लेखा कार्यालय द्वारा एक हमें त्रुटि पत्र भेजा जाता है। अब ये जब लेखा कार्यालय द्वारा हमें त्रुटि पत्र आ जाता है तो ये हमारा बन जाता है अकाउंट्स ऑफिस डेबिट। समझ आ गया ना अकाउंट ऑफिस कैसे आता है, क्योंकि जब भी हमारा कोई वाउचर या विवरणी में त्रुटि मिल जाती है तो लेखा कार्यालय द्वारा त्रुटि पत्र भेजा जाता है, जिसे हम हमारे डेबिट में लिखते हैं और इसी तरह से ये अकाउंट ऑफिस डेबिट उत्पन्न हो जाता है। अब हमारा चौथा पॉइंट है आवक देय भाड़ा। जैसे प्रेषण जिनकी सुपुर्दगी हमें तो प्राप्त हो गई है, लेकिन माह के अंत तक अगर उसको लेने के लिए कोई हमारा कस्टमर आता नहीं है या माह ख़त्म हो जाने के बाद भी कोई उस सामग्री को लेने के लिए आता नहीं है तो ये हमारे लिए बकाया बन जाता है। तो उस माह में ये बकाया दिखता है, कारण या तो उस सामग्री को कोई लेने के लिए आया नहीं, तो इसलिए जो हमारे लिए उस सामग्री का पैसा डेबिट में लिया है वो तो अभी डेबिट में रहेगा, लेकिन जब तक वो सामग्री लेने के लिए कोई आता नहीं है तब तक ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा स्टेशन बकाया। पांचवा पॉइंट है स्थान शुल्क या विलंब शुल्क, जिसको हम कहते हैं वारफेज चार्जेस और ड्यूमरेज चार्जेस। अब ये हमारा स्टेशन बकाया कैसे उत्पन्न होता है, जब भी कोई वारफेज या ड्यूमरेज चार्जेस उत्पन्न होता है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है, जैसे किसी ने हमारा सामान जो हमारे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे के प्रीमाइसेस में रखा हुआ है उसे दी गई अवधि के दौरान वो अगर लेके नहीं जाता है, या गुड्स ट्रेन के मामले में हमारी वैगन जिससे उसने लोडिंग किया है सामान अपने गंतव्य तक आ गया है, लेकिन निर्धारित समय पूर्ण होने के पश्चात भी अगर अनलोडिंग नहीं करता है तो ये वारफेज और डूमरेज चार्जेस निर्माण हो जाते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट में तो डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन माह के अंत तक अगर प्रत्यक्ष भुगतान नहीं होता है तो ये स्टेशन बकाया कहलाता है। छठवां पॉइंट है हमारा सरकारी प्रकाशन का मूल्य, पब्लिकेशंस जिसको हम कहते हैं। अब ये मत कैसे उत्पन्न होता है, जैसे स्टेशन में हमें टाइम टेबल्स बेचने के लिए प्राप्त हो गए हैं। अब जितने मूल्य का वो प्रशासन होगा, प्रकाशन होगा, उतना हमारा डेबिट रहेगा।
अब माह के अंत तक जितने पैसे का हमारा प्रकाशन बेचा जाएगा उतना क्रेडिट आ जाएगा, और जितना प्रकाशन अभी बेचा नहीं गया है उतने मूल्य को हमें क्रेडिट साइड में स्टेशन बकाया सरकारी प्रकाशन इस नाम से दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टेशन बकाया निर्माण होने के 6 अलग अलग मद मैंने आपको बताए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये प्रत्येक मद उत्पन्न कैसे होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसका निपटारा कैसे करना है, अब हमें देखना है। जो स्टेशन बकाया हमने 6 पॉइंट देखे अभी, उन सभी का निपटारा कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा देखा था, अग्रदाय धन, इम्प्रेस्ट। तो इसके निपटारे के बारे में हमें यह कहना है कि जब तक अग्रदाय धन हमारे पास रहेगा, इम्प्रेस्ट हमारे पास रहेगा, ये मत कभी समाप्त नहीं होगा। तो पहला जो पॉइंट है, इसका निपटारा कभी होने वाला नहीं है। जब तक ये स्टेशन बैलेंस शीट बनती रहेगी, इम्प्रेस्ट हम लेते रहेंगे, तो इम्प्रेस्ट का हमारा स्टेशन बकाया हर माह में दिखेगा। तो इसका कोई निपटारे का सवाल नहीं है, ये हमेशा ही दिखने वाला है। दूसरा पॉइंट जो था वो था रोकड़िया नामे, कैशियर्स डेबिट। अब ये जो कैशियर्स डेबिट है, इसका निपटारा करने का एक ही हमारे पास कारण है, वो है कैश जमा करना है। इसको निपटारा कैसे किया जा सकता है, हमें कैश जमा कर देना है। तो कैशियर्स डेबिट का निपटारा कैश जमा करके ही किया जा सकता है। तीसरा मद है लेखा कार्यालय नामे, यानी अकाउंट्स ऑफिस डेबिट। अब ये लेखा कार्यालय नामे है जो हमें किस माध्यम से प्राप्त होता है, त्रुटि पत्र। तो इसका निपटारा करने के लिए जो भी त्रुटि पत्र में अमाउंट दिखाई है उसे हमें कैशियर को भरनी है। तो जितनी अमाउंट का त्रुटि पत्र है उतनी अगर अमाउंट कैशियर को हम जमा कर देंगे तो ये अकाउंट ऑफिस डेबिट हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी त्रुटि पत्र में दिखाई हुई राशि हमें मान्य नहीं होती है, यानी अकाउंट ऑफिस ने जो गलती निकाली है वो हम समझते हैं कि वो गलती हमारी नहीं है। तो इसमें जब हम गलती मान्य कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड डेबिट, और जब हम गलती मान्य करने से इनकार कहते हैं तो उसको कहते हैं नॉन एक्सेप्टेड डेबिट। अब जब हम ये गलती मान्य कर देते हैं तो इसका पैसा भर के हम निपटारा कर देते हैं। लेकिन जब हम ये गलती मान्य नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे तरफ से जो गलती उन्होंने दिखाई है उस पर हम हमारे तरफ से एक स्पष्टीकरण भेज देते हैं। ये जो स्पष्टीकरण हम भेज देते हैं, जो हमें गलती स्वीकार नहीं है, तो ये जो पत्राचार चलेगा इसको हम कहेंगे अस्वीकृत नामे। अब इस पर अकाउंट ऑफिस में फिर से दोबारा विचार किया जाएगा, और अगर हमने जो अस्वीकृत नामे में जो बताया है वो अगर लेखा विभाग को मान्य है तो लेखा विभाग हमें जमा सूचना पत्र जारी कर देता है। जमा सूचना पत्र यानी क्रेडिट एडवाइस नोट। तो इस तरह से अगर हमें क्रेडिट एडवाइस नोट प्राप्त हो जाता है तो अकाउंट ऑफिस डेबिट का निपटारा हो जाता है, अन्यथा हमें उतने पैसे जमा करके ही इस मद का निपटारा किया जा सकता है। अब इसमें यह भी होता है, अगर अकाउंट ऑफिस डेबिट में जो मूल्य बताया है वो अगर ज़्यादा है तो हम प्रशासन की अनुमति लेके इसे हमारे तनख्वाह में से 2, 3, 4 जिस तरह से प्रशासन उसे मंजूरी देता है उसे हमारी तनख्वाह से कटवा सकते हैं। तो इस तरह से इसे हमारी तनख्वाह से काट कर भी हम
इस डेबिट को समाप्त कर सकते हैं। चौथा जो हमारा मत था वो था आवक देय भाड़ा। तो यहाँ हमने देखा था जब कोई सामग्री हमारे यहाँ प्राप्त हो जाती है और निर्धारित अवधि के अंदर उसे हमारा कस्टमर लेने नहीं आता है तो उसे उस में तो स्टेशन बकाया के रूप में दिखाना ही पड़ता है, लेकिन अगले माह में जब सुपुर्दगी हो जाती है तो ये मद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर निर्धारित अवधि के पश्चात भी कस्टमर उस सामग्री को लेने नहीं आता है तो हमें ये सामग्री को सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर खोया सामान कार्यालय को भेज देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर। और जब लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर को हम ये सामग्री भेज देते हैं तो इसे LPO लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर के नाम से क्रेडिट लिया जाता है और इस तरह से इस मद का निपटारा किया जाता है। कभी कभी अगर हमारा कस्टमर गंतव्य स्टेशन से अगले गंतव्य स्टेशन तक सामग्री को पहुंचाने की प्रार्थना करता है तो हम नई रेलवे रसीद बनाते हैं और जिसकी वसूली नए गंतव्य स्टेशन द्वारा की जाती है। तो हम अपने पत्र में पेड ऑन टू पे इस नाम से जमा लेते हैं और इस मत को समाप्त कर दिया जाता है। अब पांचवा जो पॉइंट था स्थान शुल्क विलंब शुल्क यानी वारफेज ड्यूमरेज चार्जेस, इसका निपटारा उस माह की अवधि समाप्त हो जाने पर अगर नहीं ले जाता है सामग्री तो बकाया हो जाएगा, लेकिन अगली माह में जब सुपुर्दगी दी जाएगी तब वारफेज ड्यूमरेज चार्जेस की रिकवरी की जाएगी और इस तरह से इस मद को समाप्त कर दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर स्थान शुल्क विलंब शुल्क को माफ़ करने के लिए आवेदन करता है। अब अगर सक्षम अधिकारी द्वारा छूट आदेश जारी कर दिया जाता है तो इसे हम वेबल या जिसको हम रेमिशन करते हैं तो रेमिशन ऑर्डर या छूट आदेश इस नाम से हम तुलन पत्र में वारफेज ड्यूमरेज चार्जेस इस मत को निपटारा कर लेते हैं। छठवां पॉइंट था सरकारी प्रकाशन पब्लिकेशंस। तो जब तक ये हमारे पब्लिकेशंस पूरी तरह से बेचे नहीं जाते हैं तब तक ये स्टेशन बकाया दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकाशन बेचे जाते हैं तो ये बकाया हमारा हर माह में कम होते जाता है और जिस माह में पूरी तरह से ये प्रकाशन बेचे जाते हैं इस माह को निपटारा किया जाता है, यानी उस माह में स्टेशन बकाया अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और अगर नहीं बेचे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आपूर्ति अधिकारी को उसे लौटा देते हैं। तो जिस महीने में हम आपूर्ति अधिकारी को ये लौटा देते हैं उस माह में आपूर्ति अधिकारी को वापस इस नाम से हम क्रेडिट लेते हैं और इस प्रकार इसको निपटारा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि स्टेशन बकाया का निपटारा करने के लिए तुलन पत्र के क्रेडिट साइड में हम लेखा शीर्षों का किस प्रकार आधार लेते हैं और इन बकाया को कैसे निपटारा करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट ऑफिस डेबिट, इसे अगर निपटारा करना है और अगर स्वीकृत नामे हैं तो कैश जमा करके हम इसको निपटारा करते हैं, लेकिन अगर अस्वीकृत नामे हैं और अगर लेखा कार्यालय द्वारा इसे मान्य कर लिया जाता है तो क्रेडिट एडवाइस नोट यानी लेखा कार्यालय से प्राप्त जमा अधिकार पत्र
इस नाम से इसका हम निपटारा करते हैं। अगर कर्मचारी उसकी तनख्वाह से रिकवरी करने के लिए आवेदन करता है और उसकी कटौती हम उसकी तनख्वाह से करते हैं तो कटौती विवरण यानी डिडक्शन लिस्ट इस शीर्ष के आधार पर क्रेडिट में हम लिखते हुए इसका निपटारा करते हैं। इस दौरान अगर कर्मचारी किसी अन्य स्टेशन पर ट्रांसफ़र होके गया तो उसको डेबिट भेजते हैं और अन्य स्टेशन को हस्तांतरित ट्रांसफ़र टू अदर स्टेशन इस शीर्ष को लिखते हुए क्रेडिट साइड में हम इसका निपटारा करते हैं। वारफेज और डूमरेज चार्जेस का निपटारा कैसे करते हैं? वारफेज और डूमरेज चार्जेस प्राप्त हो जाने पर क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखते हुए इसका निपटारा किया जाता है। अगर आवेदन किया जाता है छूट प्राप्त करने के लिए और सक्षम अधिकारी द्वारा इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है तो छूट आदेश यानी रेमिशन ऑर्डर इस शीर्षक के आधार पर क्रेडिट साइड में लिखते हुए इसका निपटारा किया जाता है। और जब कभी हमारा कस्टमर सामान लेने से इनकार करता है और उसे अन्य गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की मांग करता है तो उसे हम रीबुकिंग करते हुए पेड ऑन टू पे इस शीर्षक के आधार पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं और इसका निपटारा किया जाता है। उसी प्रकार अगर कस्टमर सामग्री लेने आता नहीं है तो इसे हम लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर को भेज देते हैं और खोया सामान कार्यालय को भेजा गया इस नाम से इसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम सभी स्टेशन बकायों का निपटारा करते हैं। तो अभी हमने स्टेशन बकाया उत्पन्न कैसे होता है और उसका निपटारा कैसे किया जाता है ये समझ लिया है। अब हम देखेंगे स्टेशन बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे स्टेशन बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले ही देखा है स्टेशन बैलेंस शीट हम दो प्रकार की बनाते हैं, एक गुड्स बैलेंस शीट और एक कोचिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहे वो गुड्स बैलेंस शीट हो या कोचिंग बैलेंस शीट हो एक जैसा ही होता है। अब हम पहले गुड्स बैलेंस शीट कैसी होती है ये देखेंगे। जैसे हमें मालूम है कोई भी बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो यहाँ गुड्स बैलेंस शीट में भी एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हमने पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से 3 पार्ट में बनाया है और क्रेडिट साइड को भी 1, 2, 3 इस तरह से 3 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 में हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो डेबिट साइड में शुरुआत जो हम बैलेंस शीट की करेंगे पार्ट 1 ओपनिंग बैलेंस यानी प्रारंभिक शेष, और डेबिट साइड में पार्ट 2 में होगा करंट डेबिट्स यानी चालू नामे, और डेबिट साइड के ही पार्ट 3 में होगा स्पेशल डेबिट्स यानी विशेष नामे। तो इसको हम विस्तार से अब देखेंगे कि ये डेबिट साइड किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले पहला पार्ट है हमारा ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक शेष। तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है? जो पिछले माह का अंतिम शेष यानी पिछले माह का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही हमारे इस माह के लिए ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो पिछले माह का क्लोजिंग बैलेंस हमें इस माह के लिए ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लेना है। तो इसमें आने वाली मदें कौन सी होगी? फ्लोटिंग कैश यानी कैश इम्प्रेस्ड चलर रोकड़ जिसे हम कहते हैं। दूसरा खजांची से प्राप्त नामे यानी कैशियर्स डेबिट। तीसरा लेखा कार्यालय के नामे यानी अकाउंट ऑफिस डेबिट। अब चाहे इसमें वो स्वीकृत नामे हो अथवा अस्वीकृत, हमें दोनों ही लेना है जो पिछले माह के क्लोजिंग बैलेंस में दिखाए गए हैं। इसके अलावा चौथा होता है आवक देय भाड़ा। जैसे हमने देखा है कि अभी ये जो आवक देय भाड़ा है
इनवर्ट टू पे ट्रैफिक, आजकल ये मत कम आता है क्योंकि हम इसमें अभी बुकिंग नहीं करते हैं। 5वां होता है स्थान शुल्क एवं विलम्ब शुल्क, वारफेज और डूमरेज चार्जेस। और 6वां होता है सरकारी प्रकाशनों का मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपको अभी ये जो 6 महीने बताए इससे समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टेशन बकाया की मदें थी जो हमने अभी देखी थी वही क्लोजिंग बैलेंस होता है और इस महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस माह का ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस शीट में जो बकाया आता है वो क्लोजिंग बैलेंस अगले माह के लिए ओपनिंग बैलेंस। तो पार्ट 1 प्रारंभिक शेष आपको अभी समझ में आ गया है। पार्ट 2 में जिसे हम कहते हैं करंट डेबिट्स चालू नामे। अब यहाँ अगर हम गुड्स की बैलेंस शीट लिख रहे हैं तो गुड्स से अर्निंग जो भी गुड्स की मदे है वो आ जाएगी, और अगर हम कोचिंग की बैलेंस शीट लिख रहे हैं तो कोचिंग से प्राप्त पूरे अर्निंग्स ये पार्ट 2 में डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ चालू नामों में अगर ये गुड्स बैलेंस शीट है तो मुख्यतः कौन से आते हैं, जावक दत्त यातायात यानी आउटवर्ड पेड ट्रैफिक। अब इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक स्थानीय और दूसरी इतर यानी लोकल और फॉरेन। उसी प्रकार फिर आवक देय यातायात इनवर्ट टू पे ट्रैफिक, फिर इसमें भी 2 भाग, स्थानीय और इतर यानी लोकल और फॉरेन। फिर उसके बाद हम देखते हैं वारफेज और डूमरेज चार्जेस। फिर उसके बाद कोयला, पशुधन, साइडिंग प्रकार, क्रेन चार्जेस, इस तरह से अन्य जो भी गुड्स से प्राप्त होने वाले अर्निंग्स की मदे है वो सभी ये पार्ट 2 में चालू नामे इस शीर्ष के अंदर आ जाएगी। तो पार्ट 1 में ओपनिंग बैलेंस, पार्ट 2 में चालू नामे यानी करंट डेबिट्स, और पार्ट 3 में विशेष नामे स्पेशल डेबिट्स। अब ये विशेष नामे या स्पेशल डेबिट्स कौन से होते हैं, जो इस महीने की किसी त्रुटिवश उत्पन्न होने वाले डेबिट्स होते हैं, जैसे कैशियर्स डेबिट, अकाउंट्स ऑफिस डेबिट, फिर चाहे वो एडमिटेड हो या नॉन एडमिटेड हो, फिर कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेशंस या सन्ड्री और मिसलेनियस अर्निंग्स। तो इस तरह से ये जो विशेष डेबिट होते हैं वो भी हर माह में उत्पन्न होते हैं। अब ये 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का अगर हम जोड़ ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा बैलेंस शीट का डेबिट साइड का जोड़। फिर अब हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में कौन से मद होते हैं। जैसे हमने कहा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में हमारी बैलेंस शीट बन रही है। डेबिट साइड में भी 3 पार्ट, क्रेडिट साइड में भी 3 पार्ट। तो क्रेडिट साइड का फर्स्ट पार्ट जो कहलाता है वो होता है रोकड़ एवं वाउचर्स, कैश एंड कैश वाउचर्स। तो स्टेशन पर उत्पन्न होने वाली सभी आय जब हम कैश के तौर पर या वाउचर्स के तौर पर कैशियर को या बैंक में जमा कर देते हैं तो ये क्रेडिट पार्ट 1 में आ जाता है, जिसका शीर्षक क्या है, कैश एंड कैश वाउचर्स। तो सभी कैश और वाउचर्स पार्ट 1 में लिखना है। उसके बाद पार्ट 2 में जो हमारे स्टेशन पर स्टेशन बकाया के रूप में पिछले माह में उत्पन्न होने वाला स्टेशन बकाया होता है, जब हम उस बकाये का निपटारा कर देते हैं तो ये निपटारा जिस माध्यम से किया जाता है उसको हम यहाँ विशेष जमा के नाम पर पार्ट 2 में दिखाते हैं। अब ये विशेष जमा पार्ट 2 में जो हम क्रेडिट दिखाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे अकाउंट ऑफिस में जो त्रुटि पत्र दिया है उसको हमने जब निपटारा कर लिया तो क्रेडिट एडवाइस नोट, जैसे ओवर चार्जेस को अगर हमने रिफंड कर दिया है तो रिफंड लिस्ट, किसी की रिकवरी पेशीट के थ्रू कर लिया है तो डिडक्शन लिस्ट, अगर हमने ड्यूमरेज वारफेज चार्जेस को राइट ऑफ कर दिया है तो रेमिशन ऑर्डर, एम्प्लॉय अगर हमारे स्टेशन से ट्रांसफ़र होकर कहीं और चले गया है और हमने उसका डेबिट भेज दिया है तो अब ट्रांसफ़र टू अदर स्टेशन इस नाम से हम क्रेडिट लेते हैं। जैसे और अन्य माध्यम से हमें जो क्रेडिट आते हैं सर्टिफाइड ओवर चार्जेस, जैसे सर्टिफाइड ओवर चार्जशीट आती है हमारी, अगर हमने हमारा कंसाइनमेंट किसी अन्य स्टेशन को कंसाइनी के बोलने पर डिलीवर कर दिया है।
यदि कंसाइनी लेके नहीं जाता है, अब निर्धारित जो कालावधि दी गई होती है वो भी अगर समाप्त हो जाती है, लेकिन कंसाइनमेंट लेके अगर नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर को जमा कर देते हैं और उसके उपरांत ट्रांसफ़र टू लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर इस नाम से क्रेडिट हमारे बैलेंस शीट में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रेडिट साइड का पार्ट 2 है, इसमें हम अलग अलग स्पेशल क्रेडिट्स लेते हैं। अब ये जो स्पेशल क्रेडिट मैंने बताया, इससे आपको समझ में आ गया होगा, जो भी स्टेशन आउटस्टैंडिंग है इसे समाप्त करने के लिए जो भी हम क्रेडिट लेते हैं वो ये पार्ट 2 में स्पेशल क्रेडिट के नाम पे आते हैं। इसे हम पार्ट 2 में लिखेंगे। फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी बैलेंस शीट हो, जैसे डेबिट साइड की शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस, उसी प्रकार क्रेडिट साइड का लास्ट में आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में जितने भी स्टेशन बकाया के मद होंगे ये आएंगे। स्टेशन बकाया के मद यानी चल रोकड़, खजांची से प्राप्त डेबिट, फिर वो चाहे स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, फिर आवक देय भाड़ा यदि हो तो, स्थान शुल्क, विलंब शुल्क, सरकारी प्रकाशन का मूल्य। इस तरह से ये पार्ट 3 में क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। अब जब हम ये पार्ट 3 में क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, उसके बाद क्रेडिट साइड की टोटल, अब क्रेडिट साइड की जो टोटल आएगी वो और डेबिट साइड की टोटल दोनों ही मैच होना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से जब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाती है दोनों टोटल, तो उसको हम कहेंगे कि हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम स्टेशन बैलेंस शीट बनाते हैं। अब गुड्स की जैसे बैलेंस शीट हमने बनाई है, उसी प्रकार कोचिंग की भी हमने बैलेंस शीट बनाना है। अब इसमें मैंने कहा कि प्रोफार्मा दोनों का ही एक जैसा होगा, डेबिट साइड के पार्ट 1, 2, 3 और क्रेडिट साइड के पार्ट 1, 2, 3। अब यहाँ एक ही बात ध्यान में रखना है, जो डेबिट साइड का पार्ट 2 है, डेबिट साइड का पार्ट 2 कौन सा है, चालू नामे करंट डेबिट, तो यहाँ सिर्फ बदलाव करना पड़ेगा। अगर गुड्स की बैलेंस शीट है तो गुड्स से जो उत्पन्न आय है वो यहाँ लिखनी होगी, और अगर कोचिंग का अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कोचिंग से उत्पन्न आय यहाँ लिखनी होगी। तो पार्ट 2 सिर्फ चेंज होगा। डेबिट साइड का पार्ट 2 क्या है, करंट डेबिट्स, तो सिर्फ करंट डेबिट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। कोचिंग का है तो कोचिंग के मद, गुड्स का है तो गुड्स के मद। इसके अलावा जो भी बाकी पार्ट 1, पार्ट 3 डेबिट साइड के, पार्ट 1, 2, 3 क्रेडिट साइड के, दोनों ही एक जैसे ही रहेंगे, चाहे वो गुड्स बैलेंस शीट हो या कोचिंग बैलेंस शीट हो। तो अब इस प्रकार हम कोई भी स्टेशन तुलन पत्र तैयार कर सकते हैं। स्टेशन बकाया और स्टेशन बैलेंस की शीट के संबंध में हम फिर से एक बार संक्षिप्त में सुनते हैं। जैसे कि स्टेशन बैलेंस शीट हमने देखा 2 प्रकार की होती है, कोचिंग बैलेंस शीट और गुड्स बैलेंस शीट। चाहे कोई भी बैलेंस शीट हो, उसकी 2 बाजुएं होगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 पार्ट, क्रेडिट साइड में 3 पार्ट। डेबिट साइड के पार्ट 1 और पार्ट 3 प्रारंभिक शेष पार्ट 1 में, विशेष नामे पार्ट 2 में। चाहे फिर गुड्स या चाहे कोचिंग, कोई भी बैलेंस शीट हो, पार्ट 1 और पार्ट 3 एक जैसा ही होगा। केवल पार्ट 2 जो है चालू नामे करंट डेबिट्स, इसमें बदलाव किया जाएगा। यानी कोचिंग अगर बैलेंस शीट है तो कोचिंग की मद आएगी, और गुड्स बैलेंस शीट है तो गुड्स की मद आएगी। अलावा पार्ट 1 और पार्ट 3 एक जैसा ही रहेगा। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी पार्ट 1 रोकड़ एवं वाउचर्स, कैश एंड कैश वाउचर्स, पार्ट 2 में विशेष जमा यानी स्पेशल क्रेडिट्स। जो भी हम स्टेशन बकाया के निपटारा में यूज़ करते हैं वो सभी मदें यहाँ पे लिखनी है, विशेष जमा पार्ट 2। और पार्ट 3 यानी क्लोजिंग बैलेंस, जो भी हमारा स्टेशन बकाया उस महीने में होगा वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस, और उसके शीर्ष अलग अलग होंगे। जैसे इम्प्रेस्ड, ये तो हमारा हर महीने में हमने देखा कि क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस चलते ही रहेगा, ये तो कोई निपटारे का सवाल नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में अन्य जो मदें हैं वो हमेशा ही रहेगी, जैसे
कैशियर्स डेबिट, अकाउंट ऑफिस डेबिट, फिर डुमरेज चार्जेस, वारफेज चार्जेस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये सभी क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये हम कैसे लिखते हैं? जब हम डेबिट साइड की टोटल लेते हैं और क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं तो इसमें अंतर आ जाता है। फिर ये अंतर हम ढूंढते हैं किस कारण से ये अंतर आया है। अब ये जो अंतर होता है यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। फिर जिस लेखा शीर्ष के अंदर ये आता है उसे उसका नाम देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस में लिखते हैं। तो इस प्रकार जब क्लोजिंग बैलेंस हमारा लिख के तैयार हो जाता है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी टैली हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाती है। अब यहाँ हमने कुछ मदें देखी थी जो स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहलाती है। तो हमें ये देखना है कि ये मदें कौन सी है और उसका निपटारा कैसे किया जाता है। तो यहाँ इम्प्रेस्ड पहली मद थी और जो हमने जानकारी प्राप्त की है कि इम्प्रेस्ड हर माह में ही रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इस तरह से वो हर बैलेंस शीट में दिखेगा ही। तो ये हमारा कोई निपटारे का आइटम नहीं है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस का ये पहला आइटम रहेगा, हमेशा ही आएगा। उसके बाद कैशियर डेबिट, अकाउंट ऑफिस डेबिट, वारफेज चार्जेस, डुमरेज चार्जेस या गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये सभी क्या है? हमारे स्टेशन आउटस्टैंडिंग। फिर इसे निपटारा करने के लिए जो भी हम क्रेडिट्स प्राप्त करते हैं उसे हम लिखते हैं पार्ट 2 में। तो हर माह के पार्ट 2 में जो क्रेडिट लिखे जाएंगे पार्ट 2 में वही हो गए स्टेशन बकाया के निपटारा संबंध में करस्पॉन्डेंस जो किया है उसका आधार। इस आधार पे हमें क्रेडिट एडवाइस नोट मिल सकती है, वापसी सूची या अधिप्रभार सूची मिल सकती है, डिडक्शन लिस्ट मिल सकती है, रेमिशन ऑर्डर मिल सकता है, ट्रांसफ़र टू अदर स्टेशन के नाम पे क्रेडिट मिल सकता है। उसके बाद पे डाउन टू पे, इस तरह से हम मद के नीचे क्रेडिट लेते हैं। तो ये सभी क्रेडिट के मदे कैसे है? जो हमारे स्टेशन बकाया को समाप्त करता है। तो यहाँ पे हमने स्टेशन बैलेंस शीट और स्टेशन आउटस्टैंडिंग और उसका क्लियरेंस कैसे करते हैं यह देख लिया है। धन्यवाद।